हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के गुप्तोत्तर काल का क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद का समय। तो इससे जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और गुप्तोत्तर काल का एक ही वीडियो आएगा। हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था? आपका ऑप्शन है भूमि का आकार, उपज का आधा भाग, भूमि का प्रकार, जमींदार का निर्णय। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का प्रकार। तो हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार था भूमि का प्रकार, यानी भूमि किस प्रकार का होगा उसी के अनुसार हर्ष के शासनकाल में राजस्व आधारित था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन है हुएनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, मार्को पोलो। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। हुएनसांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सीयू की नाम से संकलित किया है। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू नाम देता है। इनटू अर्थात चंद्र की कला के समान भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश का चीनियों ने यह नाम दिया। हर्ष को हुएनसांग फीसे या वैश्य जाति का बताया है तथा उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह सदैव काम करता रहता था। दिन उसके लिए बहुत छोटा होता था। कर्तव्यपरायणता के कारण हर्षवर्धन भोजन और शयन को भी भूल जाता था। हर्ष को हुएनसांग शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। हुएनसांग ने हर्ष के समय के सामंतों की कई श्रेणियों का भी उल्लेख किया है। हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हुएनसांग के समय में नालंदा के प्राचार्य शिलभद्र थे। हुएनसांग के अनुसार इस समय सिंचाई जो होती थी वो रहट द्वारा होती थी। अगला सवाल है, त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई? आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की, प्रतिहारों की। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहारों की। तो त्रिकोणीय संघर्ष में प्रतिहारों की विजय हुई। लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर और दक्षिण भारत में कई साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें 3 प्रमुख साम्राज्य थे, पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। इन्हीं तीनों के मध्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य के मध्य कनौज को लेकर परस्पर संघर्ष होता रहता था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें विजय प्रतिहारों की हुई। और अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया? आपका ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने, प्रतिहारों ने, पालों की, चालुक्यों ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्यों ने। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था चालुक्यों ने। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? आपका ऑप्शन है फाहियान, प्लिनी, हुएनसांग, अल्बरूनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। पुलकेशिन द्वितीय हुएनसांग का समकालीन था। अगला सवाल है, मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक है? आपका ऑप्शन है चोल शैली, चालुक्य शैली, सातवाहन शैली, पल्लव शैली। आपका राइट आंसर हो जाएगा
पल्लव शैली। तो मामल्लपुरम के रथ पल्लव शैली के प्रतीक है। अगला सवाल है हर्ष, आपका ऑप्शन है ने चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया, ने एक बौद्ध संगीति बुलाई, ने कलिंग विजय की मौखरी वंशज था। आपका राइट आंसर है हर्ष ने चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में स्थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के पर्वतों में भाग गई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। राजश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटे और उन्होंने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। हर्ष ने केवल शशांक से बदला ही नहीं लिया, अपितु अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में भी किया। अगला सवाल है हर्ष को पराजित किया। आपका ऑप्शन है भास्कर ने, शशांक ने, ध्रुवसेन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्ष को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन दक्षिण की ओर उन्मुख हुआ। इस समय दक्षिण में वातापी का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। उसके ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला सवाल है मिहिर कुल कौन था। आपका ऑप्शन है शक, गुर्जर, कुषाण, हुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुन। तो मिहिर कुल कौन था? हुन था। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में खुशनवाज द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त के भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेखों से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुआ। हुनों का दूसरा आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में हुआ। यह पहला हुन आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। अभिलेखों एवं सिक्कों से स्पष्ट है कि पंजाब से एरन तक के क्षेत्र तक शासक था तथा उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तोरमान एक क्रूर विजेता ही नहीं अपितु एक योग्य शासक भी था। तोरमान के पुत्र मिहिर कुल के ग्वालियर लेख से पता चलता है कि उसने सत्य एवं न्यायपूर्वक शासन किया। तोरमान का पुत्र था मिहिर कुल तथा उत्तराधिकारी था। चीनी यात्री सुंग युन ने इसके समय में 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की। अगला सवाल है बाणभट्ट किसके दरबारी थे। आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न सारे देश का शासक ही। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में फैला हुआ था। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। उसके दरबार में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। अगला सवाल है पल्लवों के बारे में गलत कथन बताना है। आपका ऑप्शन है उन्होंने चालुक्यों से युद्ध किया, अलवारों को संरक्षण दिया, तंजावुर को राजधानी बनाई, श्रीलंका से उनका संपर्क था। आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव के बारे में कि उनकी राजधानी तंजावुर नहीं थी, उनकी राजधानी कांची थी। तो पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था और उनकी राजधानी कांची थी। अगला सवाल है वातापी किसकी राजधानी थी। आपका ऑप्शन है मौखरे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट,
चालुक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। तो बतापे चालुक्यों की राजधानी थी। अगला सवाल है, रथ मंदिर बने थे। आपका ऑप्शन है चोलों के समय में, चालुक्यों के समय में, पल्लवों के समय में, वाकाटकों के समय में। आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों के समय में। तो रथ मंदिर बने थे पल्लवों के समय में। अगला सवाल है, हर्ष के समय की प्रमुख घटना है। आपका ऑप्शन है कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध, पुलकेशिन द्वितीय से मैत्री संबंध, हुनों का आक्रमण, गौर नरेश शशांक से मैत्री संबंध। आपका राइट आंसर हो जाएगा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध। तो हर्षवर्धन जो थे कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से उनका मैत्रिक संबंध था। अगला सवाल है, हुएनसांग किसके समय भारत आया। आपका ऑप्शन है हर्ष, गुप्त, मौर्य, कुषाण। तो हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हुएनसांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। उसने अपने यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में CU की नाम से संकलित किया है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि हर्षवर्धन जो था सदैव काम करता रहता था, दिन उसके लिए बहुत छोटा होता था। कर्तव्य परायणता के कारण वह भोजन और शयन को भी भूल जाता था। हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। अगला सवाल है, ऐहोल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है। आपका ऑप्शन है हर्ष शशांक युद्ध का, हर्ष पुलकेशिन ओवन युद्ध का, हर्ष भास्कर वर्मा युद्ध का, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय युद्ध का। आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का। तो ऐहोल अभिलेख में हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया गया है। उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हर्ष दक्षिण की ओर उन्मुख हुआ। इस समय दक्षिण में बतापे का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। उसके ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने हर्षवर्धन को पराजित किया। अगला सवाल है, हर्ष के विषय में कहाँ से उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन है कलहन, कालिदास, बाणभट्ट, भास। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। तो हर्ष के विषय में उल्लेख मिलता है बाणभट्ट के द्वारा। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा कौन था। आपका ऑप्शन है हर्ष, नरसिंह, महेंद्र वर्मन, शशांक। आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह। तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा था नरसिंह। तो हर्षवर्धन को पराजित किया पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा था नरसिंह। अगला सवाल है, पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ कौन सा है। आपका ऑप्शन है द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी रथ। अगला सवाल है, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राजेंद्र चोल, सुंदर पांडे। आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल्लपुरम नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। अगला सवाल है, गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में व्यापार होता था। आपका ऑप्शन है कौरियों द्वारा, रजत मुद्राओं द्वारा, ताम्र मुद्राओं द्वारा, सुवर्ण मुद्राओं द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौरियों द्वारा। गुप्तोत्तरकालीन बंगाल में व्यापार होता था कौरियों द्वारा। साधारण लेन देन और व्यापार कौरियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक कहा गया है। लखनऊ के पास भौंदरी गांव में प्रतिहारों के सिक्कों के अतिरिक्त 9834 कौरियाँ प्राप्त हुई है। अतः साधारण व्यापार में कौरियों का ही प्रचलन था।
अगला सवाल है, किसने शूद्रों को कृषक कहा? आपका ऑप्शन है जस्टिन, हुएनसांग, फाहियान, एत्सिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। तो किसने शूद्रों को कृषक कहा था? तो हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। अगला सवाल है, गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण क्या था? आपका ऑप्शन है हाथियों पर कर, लोक मनोरंजन के स्थानों पर कर, भाग लागू करना, पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क। गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण था पूजा स्थलों एवं तीर्थ पर कर एवं शुल्क। अगला मेरे दोस्त, अगर आप कम्पटिटिव स्टूडेंट हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्यूज करना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन क्यूज कर सकते हैं जूम ऐप पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके। अगला सवाल है, किस काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई? आपका ऑप्शन है सातवाहन, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, मौर्य काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में भूमिदान की प्रक्रिया तीव्र हुई। अगला सवाल है, हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र द्वारा होती थी, यह किसका कथन है? आपका ऑप्शन है हुएनसांग, सुबंधो, बान, डंडी। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग। तो हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घाटी यंत्र यानी रहट द्वारा होती थी, ये बतलाया है हुएनसांग ने। अगला सवाल है, नालंदा बिहार का खर्च किसके द्वारा चलता था? आपका ऑप्शन है भूमिदान से, कराधान से, ग्रामदान से, भिक्षादान से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामदान से। नालंदा बिहार का खर्च चलता था ग्रामदान से। अगला सवाल है, गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद थी। आपका ऑप्शन है घोड़ा, चमड़े की वस्तुएं, औषधियाँ, रेशम। आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद थी घोड़ा। घोड़ा अरब, ईरान एवं कंबोज से आयात किया जाता था। अगला सवाल है, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? आपका ऑप्शन है कृषक, राजा, ग्राम सभा, संयुक्त परिवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व जो था ग्राम सभा के हाथों में था। अगला सवाल है, अंत्यज या अंत्यज को अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहा जाता था, किस के वर्ग में कौन समाहित था? आपका ऑप्शन हो जाएगा यवन, सबर, चंडाल। इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडाल। तो अंत्यज वर्ग में जो समाहित था वो क्या था? चंडाल था। तो अंत्यज वर्ग में समाहित था वो चंडाल था। गुप्तोत्तर काल में अंत्यज जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में चंडालों के अतिरिक्त 7 अन्य जातियों को भी अस्पृश्य माना गया है। धोबी, चमार, नट, कैवर्त, धीवर, भेद यानी आदिवासी तथा भील। व्यास स्मृति में कोली, पुष्कर और बराट के नाम अंत्यजों की श्रेणी में दिए गए हैं। बृहधर्म और स्कंद पुराण में 18 अंत्यज जातियों का उल्लेख है। अगला सवाल है, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? आपका ऑप्शन है मौर्य काल से, सातवाहन काल से, गुप्त काल से, पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन काल से। भारत में नारियल की खेती सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। अगला सवाल है, उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर आसान बना? आपका ऑप्शन है पुरोहित वर्ग को भूमिदान, कर्मकांड विधियों की वृद्धि करके,
विदेशियों का आगमन से, बौद्ध धर्म का ह्रास से। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरोहित वर्ग को भूमिदान से। उत्तर गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय आसान हुआ पुरोहित वर्ग को भूमि दान करने से। अगला सवाल है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया? आपका ऑप्शन है परवर्ती वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त युग, उत्तर गुप्त काल। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया। अगला सवाल है, किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कौसमास, फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग ने। हुएनसांग पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था? आपका ऑप्शन है महाबलीपुरम समूह, कैलाशनाथ मंदिर कांची, शिव मंदिर तिरुवरी, उकलेश्वर मंदिर कांची। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर कांची। द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? आपका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत में कहा गया है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, मतलब जो यहाँ है वह दूसरे जगह भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये महाभारत में कहा गया है। अगला सवाल है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, थानेश्वर। आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में स्थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राजश्री को उसके कैद से आज़ाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री कैद से निकलकर विंध्य के पर्वतों में भाग गई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राजश्री को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। राजश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटे और उन्होंने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। अगला सवाल है, हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? आपका ऑप्शन है हरिसेन, कलहन, कालिदास। इनमें से किसी में नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कलहन। हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं कलहन पुस्तक में निहित है। कलहन के राजतरंगिणी पुस्तक में निहित है। अगला सवाल है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 ईस्वी का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 601। सबसे पहले शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में और विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले कहता है कि बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिन अंकित है, यानी ईस्वी सन से 78 वर्ष बाद
और विक्रम संवत जो शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व, यानी तो आपका वर्ष जो हो जाएगा 465 प्लस 78 78 प्लस 5 7 यानी 601। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 601 वर्ष। मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।